हेलो राजू शिंदे। हाय। हाय, कैसी हो? बढ़िया। तो हाउ आज आर हमारे यू? साथ है, मैं फाइन हूँ, आप बताओ। तो आज हमारे यस। साथ है बहुत ही यंग एस्ट्रोलॉजर, जो देखने से एस्ट्रोलॉजर लगेंगे भी नहीं, बट ये बहुत ही बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। कुंडली इनके टिप्स पे रहती है, कुंडली देखते ही बता देती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है। सो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है बबीना यादव। ये दिल्ली से हैं। सो बबीना, पहले ये बताओ कि बेसिकली ये होती क्या है कुंडली, क्योंकि कोई तो कहता है ये प्रिडिक्टिव टूल है, कोई कहता है ये रोड मैप है। ठीक है, तो बेसिकली कुंडली होती क्या है? ओके। तो हेलो एवरीवन। हाय। हाय जया जी। तो आई। बेसिकली कुंडली क्या होता है ना, एक डेप्थ है। किसी भी चीज की अगर आपको कुछ भी जानना है तो हर चीज की डेप्थ है। आप डेप्थ में जाके ये पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप, एग्जैक्टली क्या करियर, एग्जैक्टली क्या, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज चीज है। दैट्स व्हाई आई लव कुंडली, क्योंकि बहुत डेप्थ है। डेप्थ में आप कोई भी चीज पता कर सकते हो कुंडली से। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर कोई भी ऑकल्ट का कोई भी टूल है, उसको आप टूल की तरह ही ले। लाइक गाइडेंस के लिए एक टूल की तरह ले उसको, ना कि बिल्कुल ही अगर आप ये सोचें कि इसी के सहारे जिंदगी चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी या कुंडली कोई भी चीज आपको बेसिकली एक रास्ता दिखाने के लिए कि आपको इस 10 में से कोई एक रास्ते पे चलना है। तो आप एग्जैक्टली जब उस पे चलेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे। अगर आप 10 के 10 ओके। ट्राई कर रहे हैं तो फिर बहुत टाइम लग सकता है, या एग्जैक्टली आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचे नहीं पहुंचे, टाइम लगे। तो बेसिकली आप इसको एक प्रिडिक्टिव टूल की तरह लें, मेरा ये कहना है। ओके। सो मीन्स कि जो कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, ठीक है, तो दैट मीन्स वो हमें अलग अलग चीजें बताते हैं, हमारे हर मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में। तो अगर हम फर्स्ट हाउस को ले, जिसे लग्न भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या बताता है? देखिए, फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं। ठीक है, हम्म। हमारी बॉडी, हम कैसे दिखेंगे, हमारा किस टाइप का जो जो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो सामने से हम किसी इंसान को देख रहे हैं, दैट इज फर्स्ट हाउस। ठीक है। ओके। आप जैसे भी आप रिएक्ट करते हैं, आप आपका नेचर क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी बॉडी का स्टाइल क्या है, या फिर एक कहते हैं ना फॉर्म, आपकी बॉडी लीन है, आप थिक हैं, या फिर आप चबी हैं, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज फर्स्ट हाउस। योर हेड इज योर फर्स्ट हाउस। ओके। तो हम ये सारी सो चीजें फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। अब मतलब तीन चीजें होती हैं, मतलब जॉडिएक साइंस भी होते हैं, मोस्टली तो सब अपने आप को जॉडिएक साइंस से प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, सनशाइन होता है, मून शाइन होता है, और तीसरा साइन ये असेंडेंट वाला होता है, हमारा लग्न वाला। तो मतलब एक बंदे की पर्सनैलिटी किस पे ज्यादा डिपेंड करती है, लग्न पे, उसके मून शाइन पे, या उसके सनशाइन पे? क्योंकि जैसे नॉर्मल लोगों को पता है, मोस्टली तो सबको सनशाइन पता होता है, वो अपने उससे बताते हैं कि मैं एक्वेरियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो उसी से अपने ट्रेड्स देखते हैं, प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट। तो बेसिकली मतलब करेक्ट क्या है, कहाँ से हमें अपने बारे में एग्जैक्टली पता चलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट पता चलता है आपको अपने मून साइन से। जहां पे भी ओके। आपका मून प्लेस्ड है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि क्या काम आता है, हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, अपना नेचर हर जगह। हमें कौन सी चीज पे हम्म। रिएक्ट करना है, कौन सी चीज पे हम नहीं करते हैं, कौन सी चीज हम किस तरह से सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, एवरीथिंग इज आवर मून हम्म। साइन। तो जब हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट, हमारा जो नेचर है एग्जैक्टली वो अगर हमारा मून साइन है, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मून साइन ही होना चाहिए। और मून साइन ही होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो है कि जैसा आपका मन है, जैसा आप सोचते हैं, एवरीथिंग इज मून साइन। ओके। और जैसे हमें सेकेंड हाउस का पता है कि सेकेंड हाउस हमारा काम बताता है,
ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन बताता है। तो उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, मतलब सेकंड हाउस में प्लैनेट्स भी होते हैं कई बार, मतलब नंबर्स भी सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, तो उसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? बेसिकली सेकंड हाउस में हम देखते हैं कि हमारी लाइफ, हमारी सॉरी फैमिली, आफ्टर मैरिज वाली फैमिली, जो हम्म। फैमिली हम खुद बनाते हैं, दैट इज आवर सेकंड हाउस। ठीक है, हमारी ओके। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, दैट इज आवर बैंक बैलेंस, हमारा जो बैंक बैलेंस है दैट इज आवर सेकंड हाउस। ठीक हम्म। है, हमारा कम्युनिकेशन, हम किस तरीके से बात करते हैं, कहाँ पे हम एग्रेसिवली बात करेंगे, कहाँ हम नॉर्मल बात करेंगे, एवरीथिंग इज आवर सेकंड हाउस। तो बेसिकली ओके। इसको प्रिडिक्ट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी सबसे पहले हम देखेंगे कि वो हाउस को कौन ओन कर रहा है, लाइक द राशि, जहाँ पे 4 नंबर हम्म। लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर वहां पे लिखा हुआ है, पहले तो उस हाउस को कौन ओन कर रहा है। मान लीजिए 6 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज वर्गो, बिलोंग्स टू हम्म। मरकरी, बुध देव को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि अगर उसमें कोई प्लैनेट है या नहीं, फिर उसके बाद सेकंड हम देखते हैं उसमें कोई प्लैनेट है या नहीं। मान लीजिए उसमें जुपिटर है, ओके। हम्म। 6 राशि एंड जुपिटर इज प्लेस्ड। तो अब इसको प्रिडिक्ट करने का तरीका ये है कि हम ये देखेंगे पहली चीज तो, क्या मरकरी और जुपिटर का आपस में एनिमी है वो, या फिर वो फ्रेंडली साइन है जुपिटर के लिए। ओके। क्योंकि जो प्लैनेट ओके। वहां पे बैठा है उससे ज्यादा पावर होल्ड करता है जिसका वो घर है। मान लीजिए ओके। ये मेरा घर है, मैं ओन हम्म। करती हूँ इसको, आप मेरे घर में आए, लेकिन स्टिल राइट मेरा ही रहेगा इस घर पे। आप एज अ गेस्ट आए हो, तो वो जो ओके। जो जुपिटर की प्लेसमेंट है ना, दैट इज गेस्ट, वो गेस्ट अपीयरेंस दिखाता है ओके। वहां पे। ठीक है, ओके। और और जो 6 नंबर मरकरी का है वो ओन करते हैं वहां पे। तो इसको प्रिडिक्ट करने का तरीका ये है, फ्रेंडली साइन देखेंगे तो वापस में फ्रेंडली नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर उसकी उसके पीछे की मैं स्टोरी और बताऊं, तो दे आर एनिमी टू ईच अदर। जुपिटर ओके। कभी भी मर्क्यूरियन साइन में कंफर्टेबल फील हम्म। नहीं करते हैं। सो एक साइन हुआ कि जुपिटर वहां पे अनकंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा। ठीक है, सेकंड प्रिडिक्शन हो गई कि जुपिटर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे आप कह सकते हो कि शुभ ग्रह हैं। जुपिटर अपने आप में एक शुभ ग्रह की अष्टम में बैठ के भी वो खराब रिजल्ट कभी दे नहीं सकते। तो वो कुछ ना ठीक कुछ है। 6 8 12 में भी कुछ ना कुछ अच्छा थोड़ा बहुत देते रहेंगे। ले हम्म। तो फिर वो सेकंड हाउस में बैठ के भी खराब तो करेंगे नहीं उसको, क्योंकि वो एक सात्विक प्लैनेट है। ठीक है, थर्ड हम ये देखेंगे कि वो रेट्रो तो नहीं है, रेट्रो तो नहीं है, और हाँ ये भी हमें देखना है, कम्बस तो नहीं है। ठीक है, डिग्री क्या होल्ड हम्म। करते हैं वो। फिर हम तीसरे नंबर पे ये सारी चीजें देखेंगे। डिग्री का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी ज्यादा ज्यादा डिग्री होगी, मान लीजिए 27 डिग्री का जुपिटर है, तो वो वृद्धावस्था में आ जाता है। तो वहां पे प्लैनेट बहुत मेच्योर काम कर रहा है, बहुत मेच्योर ओके। काम कर रहा है जुपिटर। अगर वो 16 पे है तो मिड मिड, और अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे मान लीजिए 2 डिग्री का है, तो वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश बिहेव करेगा वहां पे। तो यानी कि ओके। अगर वो 2 डिग्री का जुपिटर है, मान लीजिए 2 डिग्री और 27 डिग्री में इतना डिफरेंस आ जाता है कि 2 डिग्री का जुपिटर वहां पे बैठ के हम्म। जैसे मान लीजिए जुपिटर इज नॉलेज, आपको बहुत हम्म। नॉलेज है, स्टिल यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, कि आपने पढ़ा और आपने रट्टा मार लिया। हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन 27 डिग्री वाला जुपिटर, वो जितना भी पढ़ेगा ना उसको सब एक्सपीरियंस से आ जाएगा अपने आप, ओके। क्योंकि वो वृद्धावस्था में चला गया है अब। तो डिग्री का ओके। ये मतलब होता है वहां पे। अगर रेट्रो एक। देखेंगे, रेट्रो तो नहीं। हम्म। एक होता है कि मतलब मैरिजेस भी हम इसी से देखते हैं, कुंडली से देखते हैं, ठीक है, कि हाँ, हमारे स्पाउस कैसे हुआ। क्या सेकंड मैरिज और डिवोर्सेस भी कुंडली में प्रिडिक्ट हो जाता है, कुंडली में दिख जाता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए एग्जैक्टली तो मैं ये कहूंगी कि कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये प्रिडिक्ट हो भी सकता है या नहीं। बट हाँ, लोग हम्म। क्योंकि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इसी पे बेस करती है कि वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। हम्म। उसके हम्म। अलावा जो सेकेंडरी है वो हमारा ब्रेन, हमारी खुद की इंटेलिजेंस,
हमारे आसपास का इन्वायरमेंट सब कुछ डिसाइड करता है। और अगर आप मुझे क्योंकि ये बोलो कि हम्म, नहीं नहीं बताओ। अगर आप मुझे ये बोलो कि क्वालिटी मैरिज देखनी है, तो वो सबसे पहली चीज पता तो चलता है। आप वीनस देख लो। वीनस क्वालिटी हम्म। मैरिज दिखा देता है। ठीक है। उसके वीनस बाद आप कहाँ कहाँ स्ट्रांग होता है, मतलब कैसे दिखाएगा वीनस क्वालिटी मैरिज? वीनस की क्वालिटी जैसे मैंने अभी बताया जुपिटर के लिए, कि जैसे हम्म। मान लीजिए 6 नंबर में जुपिटर है, आप मान लीजिए 10 नंबर में 10 केप्रिकॉन में वीनस है। ठीक है। हम्म। पहले तो हम ये देखेंगे क्या दोनों फ्रेंडली साइन में है, तो हाँ है। हम्म। दे आर फ्रेंडली हम्म। टू ईच अदर, जो हम्म। वीनस एंड सैटर्न। ठीक है, दोनों पाप हम्म। ग्रह हैं, तो दोनों फ्रेंडली साइन में है। एक क्वालिटी अच्छी हो गई। हम्म। लेकिन स्टिल एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि सैटर्न जो है, सैटर्न बहुत वृद्धावस्था वाला सैटर्न प्लैनेट है, कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका प्लैनेट है। वहां पे एक ओके। चमक धमक वाले वीनस को आप डाल दो, बेशक फ्रेंडली साइन हम्म। में है। ये भी हम्म। प्रिडिक्ट करने का तरीका है एक, कि आप उस वहां हम्म। पे चमक धमक वाले, जहां जिसको शोशा वाली लाइफ अच्छी लगती है, ऐसे आप प्लेनेट को अगर डाल देते हो, तो वो उसका हम्म। वहां काम ही नहीं है कुछ। सैटर्न इज ऑल अबाउट मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। एंड वीनस इज ऑल अबाउट मुझे तो सब चाहिए, सारी लग्जरी हम्म। चाहिए। तो वो वहां पे फ्रेंडली साइन में होते हुए भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओके। बिल्कुल खराब रिजल्ट देगा, बट फिर भी होगा। तो क्वालिटी मैरिज आप वीनस की प्लेसमेंट से चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है। सेकंड चीज, आप 7th हाउस से मैरिज देख सकते हो, और अगर आपको सेकंड मैरिज की क्वालिटी देखनी है तो दैट इज फ्रॉम 9th हाउस। आप फिर उसको 9th हाउस से चेक करोगे। और जैसे ये होता है, हम 7th हाउस से अपने स्पाउस के बारे में पता करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के उसमें, अब हस्बैंड का जो मतलब कुंडली है वो टॉरस लग्न की है। ठीक है, तो स्पाउस के उसमें आएगा 8 नंबर। ठीक है, लेकिन जो उसकी वाइफ की कुंडली है वो जेमिनाई लग्न की है, तो आएगा 9 नंबर। सो उसमें वाइफ का कैसे पता चलेगा, मतलब हस्बैंड की कुंडली से हम 8 नंबर में वाइफ को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, वो तो जेमिनाई है। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मीन्स अगर हस्बैंड आप की मान कुंडली लीजिए टॉरस लग्न की हस्बैंड है। हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड के जो हम्म। 7th हाउस में है वहां पे 9 नंबर है, हम्म। जितना मैं है ना, हाँ और जी। वाइफ के 7th हाउस में 8 नंबर है। हाँ। हाँ। अब क्वेश्चन नहीं, क्या है कि क्या हस्बैंड पता करना है। के 7, मतलब मान लीजिए हस्बैंड, मतलब जो लड़का है वो टॉरस लग्न का है, तो ठीक उसके है। 7th हाउस में 8 नंबर होगा। हाँ। ठीक है, अब अगर हमें उसकी वाइफ के बारे में जानना है तो हम उस मतलब पर्टिकुलर हाउस से प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी वाइफ वाइफ ऐसी होगी, 8 नंबर राशि जैसी, कुछ मतलब उसकी ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें, होंगे। हाँ, हाँ, वो इस कुछ तरह ट्रेड्स के उसमें, होंगे। उसके बाद प्लानिटरी पोजीशन, मतलब उसके अंदर कोई प्लैनेट है हम वो भी देखेंगे। हम 8 नंबर भी हम्म। देखेंगे। हाँ। सो अगर वाइफ की कुंडली जेमिनाई लग्न की है, ठीक है, तो वो 8 नंबर से वो 3 नंबर, क्योंकि जो वाइफ होगी वो तो जेमिनाई से रूल होती होगी, उसका हम्म। असेंडेंट जेमिनाई होगा, तो वो हम्म। कैसे, मतलब सेम टू सेम कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा? मेरे को जैसे क्वेश्चन समझ आया ना, मैं वैसे आंसर देती हूँ आपको। हम्म। सिंपल, बहुत बहुत सिंपल। जरूरी नहीं है सिर्फ आपको 7th हाउस देखना जरूरी है। ये हमें हमारे गुरु ने सिखाया था कि हम्म। कि ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 7th हाउस देखना है। जैसे हम्म। मान लीजिए जो लड़का है वो टॉरस लगन है, और जो लड़की है वो हम्म। जेमिनाई लगन है। ठीक हम्म। है। अब आप ये हम्म। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 7th हाउस देखेंगे, आप ये देखिए कि जो लड़की है वो जेमिनाई है। अब लड़के की कुंडली में वो जेमिनाई कहाँ पड़ रहा है, आप ये भी देख सकते हो। या सेकंड हाउस में। फिर 2nd हाउस में ना, तो 2nd हाउस इज हम्म। फैमिली। हम्म। आफ्टर आफ्टर मैरिज वाली फैमिली तो बिल्कुल शादी कर सकते हैं। ओके। आप ये भी सो इसमें ऐसा ऐसे भी नहीं देख होता, सकते हो। मतलब जैसे मैच मेकिंग करते हैं तो पंडित क्या बताते हैं कि टॉरस अर्थ साइन है। हम्म। ठीक है, हम्म। और जेमिनाई जो होती है एयर साइन होती है, और अर्थ और एयर की बनती नहीं है। सो ये सब मतलब काउंट होता है जब हम ऐसे मैच मेकिंग करते हैं तो। देखो ये ना एक जो भी पर्टिकुलर इंसान है उसका अर्थ नेचर है, अर्थ एलिमेंट का नेचर है, उसका एयर एलिमेंट का नेचर है। ये इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं ये बहुत, क्योंकि
हम हर सिचुएशन में, हमारे सामने एक ही सिचुएशन जिंदगी के 5 पड़ाव पे आई हो, एक बचपन में आई हो, बीच में आई हो, वैसे आई हो, तो हम हर जगह सेम नहीं रिएक्ट करते। तो दैट मीन्स हमारे ओके। एलिमेंट तो चेंज होते रहते हैं, वो इतने ज्यादा स्टबर्न और स्टेबल नहीं होते। ठीक है। ओके। और रही बात मैच मेकिंग की, तो आई डोंट बिलीव इन मैच मेकिंग। एज एस्ट्रोलॉजर आई डोंट बिलीव इन मैच मेकिंग। 36 के 36 गुण मिलते हैं, उनकी शादियां भी मैंने टूटते हुए देखी हैं। ठीक है। तो आई बिलीव इन, जो मैं बिलीव करती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको। पहली चीज मैंने आपको बताया कि हमारे गुरु ने हमें ऐसे सिखाया है कि आप हम्म। ऐसे भी चेक कर सकते हो, और ये बहुत बहुत एक्यूरेट और एप्ट है। ये मैंने अपनी लाइफ में यूज करके देखा हुआ है। ठीक है। ओके। दूसरी चीज ये, क्या बता रही थी, मैच मेकिंग। छोटी छोटी चीजें होती है मैच मेकिंग में, जैसे आप योनि मिलान, हम्म। जैसे उसमें वो होता है। ठीक है। ये एक दो पॉइंट्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम्म। आप जरूर मिलाएं। जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए होता है एक, उसको जरूर मिलाएं। अगर वो मैच हो रहा है तो दैट मीन शादी नहीं करनी चाहिए। उसका भी रीजन सिर्फ इतना है, वो भी, चलो उसके पीछे का वो रीजन भी शायद बताती हूँ आपको। नाड़ी, नाड़ी नाड़ी बोल रहा हूँ ना? दोष, हाँ, उसके हाँ पीछे ना, का नाड़ी रीजन भी दोष। बताती हूँ। हम्म। हाँ, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है वो मैं बता रही हूँ आपको कि क्या होता। पहले मुझे भी यही लगता था कि नाड़ी दोष होता है तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज चाइल्ड बर्थ में इशू आता है। ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा। अगर नाड़ी दोष है तो चाइल्ड बर्थ में इशू आएगा ही आएगा। हम्म। लेकिन आप एक चीज और चेक करें, अगर किसी की, दो लोगों की कुंडली में हम्म। नाड़ी दोष है, हम्म। तो हम्म। या तो वो शादी कर रहे हैं या शादी कर चुके हैं। आप उनके घर के एन अच्छा। एन एन ई में देखिए, वहां दोष मिलेगा। अच्छा, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग, नॉर्थ नॉर्थ बिल्कुल, ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपको दोष मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज 110% श्योर। आप वहां पे वो ठीक कर दीजिए, नाड़ी दोष खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ओके। तो जैसे ये एस्ट्रोलॉजी में मतलब कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, क्या ये भी मतलब इस हाँ, तरह से ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल मैं बताती हूँ। ये सब सारे पॉइंटर्स जो आपने काल पूछे हो ना, सर्प। स्पेसिफिक, एवरीथिंग उन्होंने बताया हुआ है विद बिल्कुल ब्रीफिंग स्पेसिफिकेशंस। तो हमारा भी ये काल सवाल था। सर्प दोष पहले तो होता क्या है उसके बारे में भी बताना, क्योंकि ये ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और और लोग इसके बारे अनमोल में पूछ भ्रमित भी रहे बहुत हैं। करते हैं। हाँ हाँ, अनमोल पूछ रहे हैं ट्रांसफर की कोई रेमेडी बता दीजिए प्लीज। अनमोल जी, इतना स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, सिर्फ ट्रांसफर के लिए बहुत जनरल नहीं बताया जा सकता ऐसे। आप ना कुंडली एनालिसिस करवाओ इसके लिए, और जो भी आपको डीएम। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी होगी, हाँ, वो आप करो, तो आपको उस चीज को हेल्प मिलेगी आपको। आप तो अपना हाँ, आप, नेम, लोकेशन, टाइम हम्म और प्लेस ऑफ बर्थ ये सब डीएम करिए तो आपको एनालिसिस करके दे सकते हैं। हम्म तो हाँ, क्या नाड़ी दोष क्या होता होता है? है? नाड़ी दोष बेसिकली होता है जब एक कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। हम्म। राहु और केतु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसका रीजन ये भी है, जब सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। अनमोल जी, ये बात आप जया जी को डीएम करके उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको वहां पे जो भी होगा वो बता देंगे आपको, आप डीएम करिए उन्हें। तो राहु और केतु के जो एक्सिस होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उनके बीच में जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं बिल्कुल एक साइड, मान लीजिए ओके। जो भी हो, जो कोई भी हाउसेज हो, उनके एक्सिस में मान लीजिए ये एक्सिस है उनका 410 का। ठीक है। हम्म। एक साइड सारे प्लेनेट आ गए, हम्म। दूसरी साइड हम्म। बिल्कुल खाली है। दैट इज हम्म। कॉल्ड कालसर्प दोष। जब सारे प्लेनेट राहु और केतु के मिड में आ जाते हैं, तो ओके। कालसर्प दोष बन जाता है उससे। अब उससे होता क्या है हमारी लाइफ में? ऐसा कहा जाता है कि जिनको कालसर्प दोष, जिनकी कुंडली में होता है, वो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। ठीक है। और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका ब्रेन उनको बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील होता है। उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, या फिर वो अपनी स्किल्स को मोनेटाइज नहीं कर सकते, या फिर वो अपनी लाइफ को लेके एनीथिंग सीरियस नहीं रहते, क्योंकि उनको हम्म। उनका हम्म। ब्रेन ही उनको फ्रीक्वेंसी दे रहा है बंधा हुआ, क्योंकि कुंडली में तो बंध हम्म। गए ना सारे प्लैनेट हम्म। राहु और हम्म। केतु के एक्सिस में। तो आपको करना क्या है, अपने माइंड को ब्रॉड करना है बस।
ओके, कि तो आप ये सारी चीजें मतलब कर इसके सकते हो। लिए जैसे बताया जाता है कि इतना जाप महामृत्युंजय का कर लो, या इस तरह मतलब पूजाएं बताई जाती हैं काफी, तो उनका इफेक्ट पड़ता है जो ये हम्म। हम पूजाएं करते हैं पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, हम्म। तो उनका इफेक्ट पड़ता है? देखिए बिल्कुल पड़ता है। ये जो मंत्र हमारे जो सनातन धर्म में हमेशा से प्राचीन काल से हैं, तो ये सारे मंत्र देखिए कुछ ना कुछ एनर्जी, और वो भी दैट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होल्ड तो करते हैं। ठीक है। महामृत्युंजय के मंत्रों का इसमें जाप होता है, और एक प्रॉपर एक हम्म। पूजा करवाई जाती है उस चीज के हम्म। लिए, ताकि आप ब्रॉडर सोचने लगे। उसका मकसद क्या है आप ये जान लीजिए ना। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके दिमाग पे वो इम्पैक्ट पड़े, वास्तु के हिसाब से जो चीजें हम बोलते हैं, कि आपके हम्म। दिमाग में वो इम्पैक्ट पड़े कि आप अपने दिमाग को ब्रॉडर करना शुरू कर दें। ओके। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ समझने के लिए काल सर्प दोष क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और अगर इन केस हम पूजा करा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी के घर में किसी बच्चे के ऊपर काल सर्प दोष है, बच्चा ठीक वहां है। प्रेजेंट नहीं है, हम घर में वो पूजा करा रहे हैं, लेकिन जिसके मतलब जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है वो प्रेजेंट नहीं है वहां पर, तो क्या वो इफेक्ट करती है फिर पूजा? देखिए पूजा के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मैं पूजा नहीं कराती, तो मैं इसकी डेप्थ नहीं बता पाऊंगी आपको कि वहाँ किस पूजा में किस इंसान का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बट मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि बहुत ही एक्सट्रीम चीजों में मदर है जो, वो जिस भी बच्चे की, चाहे वो कितना ही बड़ा हो बच्चा, बहुत एक्सट्रीम हम्म। सिचुएशंस में हम मदर को बोल सकते हैं कि वो बैठे वहां पे, ओके। अदर देन उनके कोई और नहीं, क्योंकि ओनली मदर कैन गिव बर्थ टू अ बेबी। तो दैट इज द ओनली रीजन कि मदर बैठ सकती है वहां पे उनकी जगह प्रॉक्सी में। अदरवाइज मुझे लगता है कि इफ पॉसिबल तो उस इंसान का किसी भी टाइप की पूजा हो उसमें होना इम्पोर्टेंट होता ही है। और जैसे काल सर्प दोष होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये कैसे पता चलता है? ये तो एक मतलब जनरल पता चल गया कि ये काल सर्प दोष है अगर एक ही साइड में है तो अगर मतलब जैसे एक्सिस में ऊपर की साइड है तो कोई और, क्योंकि मेरे ख्याल से 12 टाइप ऑफ काल सर्प दोषेस होते हैं ना, वो और उनमें से इसीलिए कुछ होते अच्छे होते हैं, हैं बुरे होते हैं। वो एक्सिस की वजह से सिर्फ, दैट इज द ओनली रीजन। अब मान लीजिए 3 और 9 का एक्सिस हो गया अगर, ठीक है, हम्म। तो 3 और 9 हाउसेस दोनों हाउसेस अच्छे हैं। फोर और हम्म। 10 का हो गया वो भी हाउसेस अच्छे हैं। लेकिन 2 8 का हो गया तो, हम्म। 12 वाला ओके। हो गया तो, 6 का हो गया तो इसलिए कुछ काल सर्प दोषों को ये बोला गया है कि अच्छे नहीं। काल सर्प दोष अपने आप में ही एक दोष है, आप ये हम्म। समझो पहले। तो उसमें कितने टाइप्स हैं उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये एक मॉडिफिकेशंस बना दिए हैं आज के टाइम में। बट अगर दोष है तो दोष है, उसको ठीक करने की जरूरत है। मॉडिफिकेशंस में अगर ना भी जाए हम तो चलता है। अभी जैसे एक चीज और कहते हैं, मांगलिक दोष होता है एक, ठीक है, हम्म। उसमें कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब जो मांगलिक है उसे मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, तो इसके पीछे का क्या रीजन है और ये मांगलिक दोष किस वजह से होता है? ठीक है। पहले तो ये समझते हैं मांगलिक दोष होता क्या है। मांगलिक दोष हम्म। होता है जब जिसकी भी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम पावरफुल विद नेगेटिव इफेक्ट, एक्सट्रीम नेगेटिव इन नेगेटिव हाउसेस। ठीक है। ओके। तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन मांगलिक है। उसकी मार्स की एनर्जीज जो किसी इंसान को किसी काम के एग्जीक्यूट करने, हम कोई भी काम, कोई भी चीज हम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें पैशन चाहिए। तो वो सारा पैशन जो है, वो पूरी हिम्मत जो है, वो सारी मार्स से आती है। अब आप मान लो कि उस एग्रेशन को मैं 10 टाइम्स बढ़ा दूं, ओके। तो जहां पे वो काम एग्जीक्यूशन में लग रही थी जो एनर्जी, अब वो एग्रेशन में बदल गई है। हम्म। ठीक है। अब वो इंसान एग्रेसिव हो गया, वो एंगर इश्यूज हो गए हैं अब उसको उस चीज की वजह से, क्योंकि वो हम्म। एक्सट्रीम पैशनेट हो गया अब चीजों के लिए। दैट इज मंगल दोष, मांगलिक दोष हो गया ये। और ये हम्म। बोला जाता है कि एक मांगलिक दोष वाले इंसान को एक मांगलिक दोष वाले इंसान से ही शादी करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि एक एक इंसान के अंदर सुप्रीम नेक्स्ट लेवल उसके अंदर एग्रेशन है,
मार्स की एनर्जीज टू हाई है, तो वो इंसान एनर्जेटिक भी उतना ही रहेगा। ठीक है। हम्म। तो और वो उस इंसान के अंदर एग्रेशन भी बहुत रहेगा, तो उसकी हम्म शादी अगर आप ऐसे इंसान से करा देते हैं जो कि है ही, मान लीजिए टॉरस लगन, मान लीजिए लिब्रा हम्म लगन, लिब्रा असेंडेंट, हम्म वेरी सॉफ्ट प्लैनेट, मून हम्म कैंसर असेंडेंट, आप ऐसे इंसान से शादी करा देते हैं, बहुत सौम्य इंसान है जो, तो हम्म फिर इश्यूज आएंगे। एक इंसान बहुत एग्रेसिव है, एक इंसान हम्म बहुत शांत है, और ये हर चीज में आएंगे ना। एक इंसान हाइपर एक्टिव है, एक इंसान बिल्कुल शांत है, सेक्सुअली भी आएंगे ये प्रॉब्लम्स लोगों को उनके आपस में। ओके ओके ओके। तो पहले के जमाने में इसलिए बोल दिया जाता था कि एक इंसान सुपर एक्टिव है और एक इंसान बिल्कुल भी नहीं है, तो उनकी आपस में कैसे बनेगी, तो इसलिए बोल दिया जाता था कि उनसे उनकी शादी कराओ, क्योंकि दोनों सुपर एक्टिव है ना हो, तो वो एक दूसरे के ओके एग्रेशन को झेल सकते हैं। अगर आप अपने ओके। माइंड में ये बिठा लो कि सामने वाला सुपर एग्रेसिव है और वो हम्म ऐसा ही है, तो हम्म। फिर क्या शादी चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। चल जाएगी। मीन सब कुछ हर जगह मतलब अपना बिलीफ सिस्टम है एक तरीके से, बेसिकली ये है ना? सारी चीजें आपको भी पता है कि ये सारी चीजें बस हमारे हम्म ब्रेन पे इम्पैक्ट करती हैं, और वो दैट हम्म टू बी इन ए वे कि हम उस चीज को ना समझ नहीं पाते। जो समझ हम्म सकते हैं, जिनको पता है चीजें, जो प्रॉपर कंसल्टेशन ले रहे हैं, जिनको पता है, उनको बता दिया जाता है, उनको समझ आता है। लेकिन जिनको नहीं पता, वो सोचते हैं कि उनके साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्या है, क्यों है। तो ये तो मतलब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी पहले पेड़ से करा दो, पहले बिल्कुल भी बकरी से करा दो। बिल्कुल भी ये तो नहीं, ये सब बट स्टिल मैं इलॉजिकल ये है बोलूंगी, मैं हम्म स्टिल ये बोलूंगी, अगर अष्टम का मांगलिक है कोई इंसान, ये मैं स्पेसिफिकेशन यहाँ डालना चाहूंगी कि अगर कोई हम्म अष्टम का मांगलिक है कि आठवें घर में उसका मंगल है, और दैट टू बी वेरी स्ट्रांग में ना, तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि कुछ रेमेडीज करके शादी करवाई जाए, क्योंकि वो वहां पे सुपर नेगेटिव और सुपर हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा किसी भी हाउस में कोई इतना इशू नहीं आता। ओके। हम जॉब वगैरह भी कुंडली से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि कौन सी जॉब आपके लिए सही रहेगी, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, मतलब क्या फील्ड, तो ये कौन कौन से हाउसेस बताते हैं हमें? एक तो इसके लिए आप देखिए सिक्स्थ हाउस, टेंथ हम्म हाउस। बेसिकली सिक्स्थ हाउस ये दिखाता है कि आपको आप जॉब करने वाले इंसान है भी या नहीं। क्या आपको, ओके। मान लीजिए शनि आ जाता है वहां, तो इंसान को हम्म सीधा बोल दो आप कि आप जॉब ही करोगे, और आप जॉब ही करो, हम्म आपको वहीं पे हम्म सेटिस्फेक्शन भी फील होगी। और हम्म और अगर वहां कोई प्लैनेट आ जाता है तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, रिजल्ट्स हो सकते हैं, जो भी प्रिडिक्शन होगी आपकी। बाकी टेंथ हाउस देखेंगे, टेंथ हाउस कितना स्ट्रांग है। कोई इंसान पूछता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, हम्म। टेंथ हाउस से बताओ आप राशि, और उसमें प्लैनेट जो भी है उसका मिला जुला रिजल्ट। और उसके बाद किसी को ये है कि पार्टनरशिप्स करनी है, तो सेवंथ हाउस। अच्छा, सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप्स भी बताता है? हाँ, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बताता है। ओके, मतलब उससे हम अपने पार्टनर्स को भी देख सकते हैं वो कैसे होंगे? बिल्कुल, आप ये देख सकते हो कि आपके बिजनेस पार्टनर्स कैसे हो सकते हैं, आपको पार्टनरशिप करनी भी चाहिए या नहीं, दैट टू बी इन सेवंथ हाउस। या आप सेवंथ हाउस से ओके। देखोगे कि आपको पार्टनरशिप करनी भी चाहिए या नहीं, आपको कितना डोमिनेंस रखना चाहिए अपनी पार्टनरशिप में। ये सब कुछ सेवंथ हाउस दिखाता है। और आपकी पार्टनरशिप ये कैसी कैसे रहेगी। कैसे पता चलता है कि सेवेंथ हाउस में कि पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं? जैसे वहां पे केतु अगर आ जाए सेवंथ हाउस में, पहले तो आप राशि हम्म देखोगे, केतु आ जाए, सैटर्न आ जाए, तो चलिए एक एक करके बताती हूँ आपको। केतु आ जाए, पार्टनरशिप नहीं करनी, टोटल नो, बिग नो। ओके। ठीक है, वो इंसान खुद ही डिस्ट्रैक्टेड है। हम्म। ठीक है। सैटर्न आ जाए तो डोमिनेंस रखना है, यानी कि अगर आप दो पार्टनर्स है तो 51-49 करो, अच्छा। डोमिनेंस ओके। आपको रखना चाहिए। ठीक है। हम्म। ऐसे ही सन है हम्म तो बिल्कुल अच्छा सन है आपकी कुंडली में, तो करो 50-50, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। पहली बात, वो छोड़ेगा ही नहीं स्ट्रॉन्ग सन वाला अपना पार्टनरशिप। हम्म ठीक है। मून हम्म वाला है, मून वाला पर्सन है, तो आप ये समझो कि आपको सामने वाला पार्टनर जो है वो मून वाला मिलेगा। कहीं ना कहीं हम्म। आप लोगों के बीच में इमोशनल क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो उसको सॉर्ट रखें। तो ये चीज ओके। होनी चाहिए बस माइंड में कि सन सन पर्सनालिटी होगा, सैटर्न होगा, क्या होगा एग्जैक्टली exactly।
तो उससे आपको ये भी ओके। समझ आ जाएगा कि आपको कितनी पार्टनरशिप रखनी है, कितनी नहीं रखनी, कितनी डाइल्यूट कर सकते हो। तो ऐसा, जैसे मैं सैटर्न के लिए ओके। बता देती हूँ, डोमिनेंस हम्म। रखना चाहिए। जिनका भी 7th हाउस में सैटर्न आ जाता है, उनको हम्म। अपनी पार्टनरशिप में डोमिनेंस रखना ही चाहिए, वरना कभी ना कभी जाके सामने वाला आपको धोखा दे सकता है। ओके। 51 ये सिनेरियो हो जाता 49, है। 51 आप रखो, 49 सामने वाले को दो। और आप कैसे उनको कन्विंस करते हो ये आपके ऊपर है। ज्यादा पैसे लगा ओके। दो, या हम्म। जो भी है, मतलब जो भी आपका रीजन रहे। ओके। तो जैसे हम कुंडली देखते हैं, हमारी बीमारियां 6 8 12 से मतलब ये भी पता चलता है ना, मेलिफिक मतलब वो होते हैं, हाउसेस होते हैं, तो ये मतलब क्या क्या प्रिडिक्ट करते हैं 6 8 12? देखो, 6 8 12 को सबसे ज्यादा नेगेटिव हाउसेस बोला गया है, हम्म। लेकिन मैं उनको हम्म। नेगेटिव मानती नहीं हूँ, अगर आप मुझसे पूछो। ठीक हम्म। है, जिनका प्रोमिनेंट 8 होता है, वेरी प्रोमिनेंट 8, बहुत अच्छे हम्म। एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। अच्छा। जिनका प्रोमिनेंट 12 होता है, हम्म। 12, हाईली इंट्यूटिव हम्म। लोग, आप उनको हरा ही नहीं हम्म। सकते उनकी इंट्यूशंस में। ठीक है, ओके। वेरी हम्म। स्ट्रॉन्ग 6, वेरी स्ट्रॉन्ग हम्म। 6th हाउस। आप उनको हम्म। ना, आप उनको आप उनके एनिमीज, मतलब उनके एनिमीज उनके सामने कभी टिक ही नहीं पाएंगे। ओके। आप लगा लो मार्स किसी का छठे में आ जाए, 6th हाउस हम्म। इज मेलिफिक, मार्स हम्म। इज ऑल्सो मेलिफिक। हम्म। ठीक है, मार्स अपने सामने किसी को टिकने ही नहीं देगा, हाईली कॉम्पिटिटिव बना देगा इंसान को। आप 6 नंबर, मतलब छठे घर के मंगल वाले से ना आप बात कर लो, आप लड़के देख लो, हम्म। वो आपको जीतने ही नहीं देगा। ओके। और आप उससे काम करवा लो कैसा भी, हाईली ओके। कॉम्पिटिटिव, आप उसको बोलो ना कि 2 लोग हैं, तेरे को 2 दिन में 1 करोड़ कमा के दिखाना है, वो कर देगा, लिटरली वो कर सकता है वो इंसान। तो मैं ना 6 8 12 को गलत बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट हाउसेस तो यही है। ओके। अब ये मेलेफिक और मतलब ये वाले प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि ये प्लैनेट्स मेलेफिक हैं, और इन्हें क्यों मेलेफिक कहा जाता है? मेलेफिक इनको इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि ये बाय नेचर ये थोड़े क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं, ये ओके। जहां पे भी बैठे हैं, जैसे राहु केतु। ठीक है, हम्म। राहु का तो आपको पता ही है, और हम्म। केतु को क्रूअल, वैसे तो थोड़ा सात्विक प्लैनेट है वो, बट उसको इसलिए हम्म। बोला जाता है क्योंकि वो आपको देगा ही नहीं कुछ जब तक आप डिटैच नहीं हो। जिस दिन आप ये बोल दोगे हम्म। ना कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, हम्म। उस दिन केतु आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ओके। तो छोड़ कौन केतु सकता है, केतु बेसिकली छोड़ना। जहां बैठा होता है, हाँ, वो उसी हाउस से मतलब डिटैचमेंट दे देता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे अगर डिटैच कर सेकंड देता है आपको। हाउस में बैठा बैठा होगा तो फैमिली से डिटैच कर देगा। हाँ, उसको डिटैचमेंट इश्यूज रहेंगे। अगर 2nd हाउस में बैठा है तो एक चीज और बताती हूँ, थोड़ा इंसान झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, और ओके। ये भी बोल सकते हैं कि उसकी वो सेविंग्स करने में बड़ा कच्चा होगा थोड़ा इंसान, कि उसको ना पता नहीं चलता होगा कि उसके पैसे कहाँ चले गए, कहाँ खर्चा किया उसने। ये भी हो सकता है। ओके। ये प्रिडिक्शंस है, कितनी सच है कितनी नहीं, ये इंसान से बात करके, जिसकी भी कुंडली हो उससे बात करके ही पता कर सकते हो आप ये। बाकी ये जनरल है। ओके। ओके। मतलब वो तो पर्सन टू पर्सन इफेक्ट करता है ना, क्योंकि अगर पर्सन दो टू, कुंडली भी क्योंकि एक जैसी हैं तो प्लैनेट्स इधर उधर होते हैं। नहीं, देखो पता है क्या होता है, हम्म। आपने बोला 2nd हाउस केतु है, ठीक है, हम्म। बाकी कुंडली हम्म। में और भी तो प्लैनेट्स कहीं ना कहीं वही। बैठे हैं, हाँ, तो मिला वही जुला ना। रिजल्ट होगा ना। सिर्फ केतु 2nd हाउस हम्म। से कुछ नहीं होता। ओके। ये एक होता है ना बोलने के लिए कि हाँ 2nd हाउस में केतु ये कर सकता है, तो ऐसा ओके। होता है। बाकी आप कुंडली का पूरा एनालिसिस करके ही बताओगे, कुछ भी बताओगे। और क्या क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुंडली में ये भी होता है कि इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसमें बैठ हम्म के वो उसको देख रहा है, तो ये क्या चीजें होती हैं, मतलब ये किस तरह से पता चलती हैं? अम, हर एक प्लैनेट की एक 7वीं दृष्टि जरूर होती है, बिकॉज अच्छा, मतलब अपने हाउस से 7th हाउस को। हाँ, हर प्लैनेट की होती है ये, उसके अलावा अच्छा। डिफरेंशिएट करती है। जैसे मार्स की 4 4 नंबर की भी होती है, 7 हम्म। की भी होती है, जुपिटर की होती है, 5 7 होती है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। मतलब बाकी लोगों की भी अलग अलग होती है, बट एक 7वीं दृष्टि हर प्लैनेट की होती है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ सात है। एवरीथिंग अच्छा। इज मेड अप ऑफ 7।
7 चक्रास, ओके। 7 को हम्म। हम कितनी बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 बनता है। तो एवरीथिंग इज हम्म। इन द यूनिवर्स इज 7, मतलब 7 हम्म। की फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम केतु की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसीलिए जो भी केतु से रूल लोग है ना, आप उनको देखना, वो इस दुनिया में इसलिए शांत इसलिए नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनका एक पैर तो इस दुनिया में होता है, दूसरा पैर दूसरी दुनिया में होता है। अच्छा। तो वो दोनों डायमेंशन के बीच में फंसे हुए लोग होते हैं, जिनका हम्म। केतु, हम्म। या फिर केतु नंबर वाले लोग होते हैं। ठीक हम्म। है। और 7 क्या नंबर पूछा था वाले, आपने? यही कि दृष्टि पड़ती है तो क्या हाँ, होता है, और ये मतलब किस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी जैसे दृष्टि उस पे पड़ जुपिटर का रही है। बताती हूँ। हाँ, हम्म। जैसे मैं जुपिटर का बताती हूँ आपको। जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है। हम्म। तो पहली बात तो ये, जुपिटर अकेला प्लैनेट है, जुपिटर के साथ ही ये चीज अप्लाई होती है, इम्प्लीमेंट होती है, कि जुपिटर जहां बैठते हैं उस 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 घर का वो नाश करते हैं। उस घर के जो रिजल्ट्स है उसमें वो कमी ले आते हैं। और जुपिटर। जुपिटर, और दूसरा, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वो वहां पर उस चीज का उद्धार कर देते हैं, चाहे वो कितना ही मेलेफिक हो ओके। चीज। जुपिटर की दृष्टि ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी जिस हाउस पे पड़ जाए ना, वो वहां पे उसका उद्धार ही कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही खराब सिचुएशन में प्लैनेट फंसे हुए हों। ठीक है। हाँ, तो ये 3 दृष्टि, जेके शर्मा। हम्म। वाक सिद्धि का कोई मैटर, लाइक कहीं पर सुना है कि सेकंड हाउस का केतु वाले जो बोलते हैं वो 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 घटित घटक, हो मतलब वो जाता है, सच हो ये जाता सही है। है क्या? ये देखिए, थोड़ा बहुत सच है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि केतु केतु की वहां पे मतलब उसका क्या है, कितना स्ट्रांग है या फिर कितना मेलिफिक है। ऑल्दो वो हम्म। खुद ही मेलिफिक प्लैनेट है, बट कहीं पर वो अच्छे रिजल्ट, जैसे जुपिटेरियन साइन में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो ये हम्म। सच है। ऐसे तो जुपिटर सेकंड हाउस के लिए भी बोलते हैं लोग, वाक सिद्धि मिलती है उनको। लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों को भी वाक सिद्धि मिलती है उनको हमेशा अच्छा हम्म। ही बोलना चाहिए, ओके। क्योंकि ये हाँ, वो जो बोलेंगे आपको, सच हो जाएगा। ये क्योंकि आपको मिला है। 9th हाउस में गुरु 9th में हाउस गुरु हो तो क्या होगा। वो उसको वीक कर देता है। गुरु में गुरु अगर आ जाए ना तो वो उसको वीक कर देता है। जैसे बोलते हैं ना, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, तो लेकिन गुरु में अगर गुरु खुद ही आ जाए ना तो वो उसको वीक कर देता है। हाँ। ओके। और कुछ पूछना जैसे है आपको? आपने, जैसे होता हाँ, आप है बताओ। कि मतलब जैसे गुरु होता है वो जहां देखता है वो, मतलब उसको उस हाउस को मतलब उठा देता है। ठीक हाँ, है। लेकिन अगर सैटर्न कहीं है, सैटर्न की दृष्टि कैसी होती है, उसकी मेलेफिक होती है या? सैटर्न जहाँ बैठते हैं वहां, हम्म। वो वहां अच्छा करते हैं, जहां पे भी बैठते हैं वो वहां अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती। ओके। उनकी दृष्टि तो जो प्रॉब्लमैटिक होती है, लेकिन जहां वो ये जो बैठते साढ़े हैं सात वो वहां होते अच्छा हैं। करते हैं। ये जुपिटर और सैटर्न दोनों के लिए ये अलग से एक रूल है, कि जुपिटर जहाँ ओके। बैठते हैं वो कहते हैं उस घर का वो नाश करते हैं, नाश नहीं, थोड़ी कमी ले कम आते हैं कर उसमें। देना। लेकिन सैटर्न जहाँ बैठते हैं वहां पे वो अच्छा करते हैं, उस हाउस में। ओके। ओके। और क्या पूछ रही थी मैं, भूल गई। सैटर्न का पूछ रही थी ना, सैटर्न की दृष्टि कैसी होती है, साढ़े साती। हम्म। हाँ जी। वो अभी बताया जेके शर्मा जी कि जुपिटर जिस भाव में होते हैं हानि नहीं पहुंचाते, थोड़ा वीक कर देते हैं। हाँ, तो क्योंकि जुपिटर अगर वो सात्विक प्लैनेट है। तो अगर वो त्रिक भाव में होगा तो वो अच्छा है या बुरा? कुंडली देख के। ये आप डीएम कर दीजिए, जिसकी कुंडली के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनका नाम, लोकेशन और उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो आप डीएम कर दीजिए तो कुंडली एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है जेके शर्मा जी। और ये जो साढ़े साती होती है, इसके क्या होते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग चरण भी होते हैं और इससे सब बहुत डरते हैं।
कि शनि की हाँ, साढ़े साथी आ पहला गई? चरण, दूसरा चरण, 3 चरण होते हैं। हम्म हम्म 3 चरण होते हैं साढ़े साती के। तो जैसा देखा गया है कि सबसे पहला जो चरण आता है उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल इंसान देखने को फील होता है उसको, क्योंकि हम्म। ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न आपको ना सिखाते हैं इस साढ़े साती में, आपको बिल्कुल कोयले से ना डायमंड बना देते हैं ओके। जाते जाते। तो आपको ना गिरा गिरा के मतलब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके हम्म डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपको वो सिखाने के लिए है। देखिए कोई भी प्लैनेट ना, कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में कहीं बैठ के आपको खराब नहीं करना चाहता। वहां कोई डिवाइन हम्म पावर ना ऊपर कहीं ये नहीं बैठी है कि इस इंसान के साथ बुरा होना चाहिए या इसके साथ आज बुरा करना है। ये सब कुछ ना हम्म आपको सिखाने के लिए, जो प्लानिटरी, मुझे लगता है प्लानिटरी जो पोजीशंस भी मिली है ना हमें, ये सब कुछ हमें सिखाने के लिए है। कुछ हमारा कुछ हमें कुछ सर्व करना है शायद इस दुनिया में, या फिर हमें कुछ सिखाने के लिए, एवरीथिंग इज दैट ओनली। तो आप उसको सीखने के पर्पज से लो, लाइफ इजी हो जाती है। ओके। आप उसको ये मत तो लो प्लैनेट वो हमारी लाइफ में ही तो है सारे। अगर हम पानी पी रहे हैं, हम्म दैट इज मून। हम्म, तो ये सारे प्लैनेट जो है वो सब कुछ हमारी लाइफ में ही तो है, वो सिर्फ प्लैनेट नहीं है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। हाँ, मेरे नेटवर्क थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू कर गया दोबारा से। हम्म। वॉइस कट गई थी पानी के ऊपर। मैंने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है, वो हमारी जनरल लाइफ में हर जगह है। तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर कोई सोलर सिस्टम में प्लान नहीं कर रहा, वो हमें डेली लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं ओके। किसी ना किसी फॉर्म में। आप देखो कि क्यों कहा जाता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मून खराब हो जाता हम्म है। तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। ऑब्वियसली मून वाटर रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट मून। अब आप किसी को वेस्ट करोगे, ये रिसोर्सेज हैं जो हमें मिले हैं, अगर हम उसको वेस्ट करेंगे तो हम्म कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मून खराब होगा। हम्म हम्म तो हमारी जनरल लाइफ ओके। में भी हर जगह प्लैनेट्स हैं। आप किसी भी चीज को लो ना, वो प्लैनेट है। तो ओके। हम ये नहीं कह सकते कि सोलर सिस्टम में है सिर्फ हम पे क्या इम्पैक्ट करेगा, वो आप पे डेली लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके। तो जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम उससे अपनी पास्ट लाइफ भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा मतलब पास्ट लाइफ में क्या काम अधूरा रह गया था, हम इस लाइफ में क्या करने आए हैं, मतलब जिसे सोल हम्म। पर्पस भी कहते हैं, अधूरा काम भी कहते हैं, तो क्या ये भी प्रिडिक्ट हो जाता है? देखो पूजा ये ना। हम्म। अगर किसी के नाइन्थ हाउस में केतु के संग सैटर्न बैठे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? देखिए सैटर्न और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो मन को शांत कर देगा। आपको बहुत लाइफ में बंदा बंदा फील होगा। अच्छा अच्छा, वो तो नहीं है ये। ओके। ठीक है, क्या बात चल हम्म रही थी? हाँ, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा ना। तो हम वो हम्म ना राहु केतु के एक्सिस से देख सकते हैं। राहु और केतु का जो ओके। एक्सिस है, राहु होता है कि जो हमने पास्ट लाइफ में नहीं किया, हम अधूरा छोड़ के आ गए। लाइफ पास्ट हम्म लाइफ में हमने जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हम्म हम्म और केतु है कि जो हम पास्ट लाइफ से परफेक्शनिस्ट जिसमें बन के आए हैं, अच्छा, जिसमें राहु है जो नहीं करके आए नहीं हैं, केतु है जो करके। करके आए हैं। तो इसका मतलब इस जन्म में आपको राहु पे काम करने की जरूरत है। राहु इज द आपका पेंडिंग कर्मा जो है ना, वो राहु है। क्योंकि केतु वाले में तो आप परफेक्शन लेकर आए हो। मान लो हम्म आपके किसी भी हाउस में, आप अपनी कुंडली पे लगाओ, आपके कुंडली में जहां पर भी केतु बैठे हैं, ठीक है, केतु देव बैठे हैं, हम्म आप ये हम्म देखो कि आप उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उस वो आपको हम्म बताने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में है ऑलरेडी, क्योंकि आप करके आए हो ना अपनी लाइफ में, परफेक्शनिस्ट में हम्म बन के आए हो। हम्म पूजा मैम बोल पूछ रही है कैसा बंधा बंधा फील होता है, किस टाइप से बंधा बंधा फील होता है? ये मतलब बेसिकली ये जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो युति है, ये इसको अच्छा नहीं माना जाता। जो ये बोल रहे हैं ना, ओके। ये ठीक बोल रहे हैं, प्रेत दोष। प्रेत दोष। ओके। और पूजा मैम पूछ रही है किस टाइप से बंधा बंधा मतलब फील होता है?
देखो ये तो उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है, वो भी बताओ आप फिर। और ये अगर मतलब बताओ जो इतना उस ये राशि बता के रही लॉर्ड है। हूँ। मैम आप बताओ पहले अपना, इतना मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर एक ही घर में मान लीजिए बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी कुंडली वो डीएम कर दो मैम। देखो अ, एक ही अगर एक ही हाउस में बहुत सारे प्लैनेट अगर बैठे हैं तो नो डाउट हम्म समवेयर सम कुछ ना कर्मा रिलेटेड होता है कि आपकी लाइफ थोड़ी तो कंफ्यूज रहेगी। क्योंकि मान लीजिए ना एक ही जगह पे बैठ के चार प्लैनेट काम कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन तो हम्म क्रिएट करेंगे ही। कहीं ना कहीं तो इंसान ओके कंफ्यूजन में तो रहेगा, ये तो फॉर श्योर है। ओके। बाकी और डिपेंड ये भी करता डिपेंड है कि करेगा। कौन सा प्लान। ओके, और कौन कौन से प्लैनेट फ्रेंड्स होते हैं और कौन कौन से एंटी प्लैनेट्स होते हैं? ठीक है, तो सन मून मार्स जुपिटर आर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके Venus, Rahu, Ketu, and Saturn are friends. And Mercury is neutral to both of them, both the list. ओके, मतलब मरकरी दोनों के साथ न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल ही काम करता है बेसिकली। लेकिन कुछ सेंस पे जैसे जुपिटर से थोड़ा एंटी है वो, मार्स से थोड़ा एंटी है, बट न्यूट्रल काम करता है कहीं ना कहीं। पूजा दी ने यहीं पे भेज दी। मैं सुन हाँ, आपका वो नहीं दिख रहा है वीडियो। मैंने बंद किया है एक्चुअली। चार्ज लगाती हूँ मैं फोन, आप बोलो। I'm answering। ओके हम्म। ओके ओके। अभी कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होती है केपी कुंडली, जो कि हाँ नॉर्मल कुंडली से टोटली अलग होती है ना? हाँ तो हाँ। मतलब अब हम किस पे रिलाय करेंगे, मतलब केपी पे या बेसिक जो हमारी कुंडली रहती है? अगर हमें प्रिडिक्शन करना है, कुछ देखना है, तो लगन हम कुंडली, किससे देखेंगे? लगन लगन कुंडली। कुंडली से। आप लगन तो कुंडली केपी देखो। किस लिए होती है? केपी कुंडली से आप ना आप क्या कर सकते हो, रेमेडीज निकाल सकते हो। ओके। केपी कुंडली के लिए, केपी कुंडली रेमेडीज के लिए सबसे एप्ट काम करती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ना, जैसे क्या होता है, हम्म लगन कुंडली में कोई भी प्लैनेट है, हम्म वो आपको सिक्स हम्म। हाउस में शो हो रहा है। ओके और केपी कुंडली का मतलब है कि आपको वो ना एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा उसकी, कि वो सिक्स्थ में ही है, कि या फिफ्थ में भी जा रहा है वो, या फिर वो सेवेंथ में जा रहा है, या वो मिड में तो नहीं है। वो एग्जैक्ट बता देता है आपको, केपी कुंडली। तो ओके रेमेडीज के ओके लिए इट्स परफेक्ट। ओके। और क्या कहते हैं, एक ये भी होती है, क्या कहते हैं, चार्ट्स अलग अलग होते हैं। हम्म। लग्न चार्ट अलग है, D9 अलग है, D7 अलग है, तो इनका क्या यूज होता है कुंडली में? उसके लिए शायद शादी के लिए D9 देखा जाता है, D9 या हाँ, D7। जैसे करियर के लिए D10 देखा जाता है। तो ऐसे ही जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है ना, उसके लिए अलग अलग हम्म चार्ट्स देखे जाते हैं। ओके। जैसे और जब उसमें, हम और इसका मतलब सिर्फ इतना होता है इन चार्ट्स का, हम्म D9 का, D10 का। इनका मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कुंडली में मान लीजिए सैटर्न है, सैटर्न मरकरी सेवंथ हाउस, सैटर्न हम्म की राशि हम्म में 11 नंबर की राशि में सैटर्न और मरकरी बैठे हैं। हम्म हम्म ठीक है, अब आपको हम्म, देखना है कि, नहीं, आप ये मानो आपके 10th हाउस में केतु है, ठीक है। हम्म टॉरस, हम्म टॉरस में केतु बैठा है आपका 10th हाउस में। हम्म अब आप क्या करो, आपको देखना है कि ये क्या कितना स्ट्रांग है, मतलब क्या निकाल सकते हैं हम। तो वो करियर हाउस है क्योंकि, तो हम्म, हम D10 देखेंगे। हम D10 में ओके जाके ये देखेंगे कि कितना प्रॉमिसिंग है ये, कितना ओके प्रॉमिस कर रहा है प्लैनेट की वो कुंडली हमें, मतलब उसका डिटेल्ड है। 10th हाउस का डिटेल्ड है हम्म D10। तो हम ये ओके देखेंगे कितना प्रॉमिस कर रहा है कि प्लैनेट हमें दे देगा उतना, ओके। ऐसे कितनी ही मेहनत D7 करनी है। मतलब हम्म। सेवेंथ हाउस का डिटेल्ड है ना? आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ,
मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है मेरी? अभी बीच में स्टक हो गई थी आवाज, रिकनेक्टिंग हो रहा था। तो इन चार्ट्स का ओके। मतलब इतना ही होता है। अब जैसे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, जैसे अभी आपने बताया, हमें अब की लाइफ के लिए राहु को देखना चाहिए, ठीक है। हाँ। अगर किसी के 11th हाउस में, ठीक है, हम्म। राहु है और वो हाँ। रेट्रोग्रेड है, तो हम्म। उसको कैसे देखेंगे? राहु केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं हर किसी के चार्ट में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो राहु केतु मतलब इसको हमेशा प्रिडिक्ट रेट्रो कैसे रहते हैं। करना? प्रिडिक्ट ऐसे करना है कि ओके। आपको ये देखना है कि 11th हाउस काल पुरुष की कुंडली में किसका है। 11th हाउस इज नेचुरल हाउस ऑफ सैटर्न। हम्म काल हम्म पुरुष की कुंडली में नेचुरल हाउस ऑफ सैटर्न है। सैटर्न की हम्म राशि में, अच्छा आपको हम्म एक चीज बताती हूँ। सैटर्न की राशि में राहु और मार्स हम्म, की राशि में केतु हमेशा अच्छा ही करते हैं। ओके। और तो 11वें मीन्स इस घर में, हम्म 11वें घर ओके। में सैटर्न में केतु, हम्म सॉरी सैटर्न में राहु आ रहा है ना। हम्म हम्म। तो सैटर्न राहु वहां एग्जॉल्ट हो जाता है, उच्च का रिजल्ट देना शुरू कर अच्छा, देता है। उच्च का रिजल्ट देना शुरू कर देता है, लेकिन मतलब राशियों पे भी डिपेंड करता है ना? बिल्कुल, राशि पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम काल पुरुष से ये भी देखेंगे कि वो नेचुरल हाउस किसका है। ओके, तो मतलब इस टाइम उसकी राशि का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा राशि का इफेक्ट भी, अब लेकिन हम ये भी चेक करेंगे। हम पूरा क्योंकि अगर इकट्ठा मिला के रिजल्ट मतलब प्रेडिक्ट करेंगे ना। कोई फायर साइन है, मीन्स अगर एरीज है, 1 नंबर है मान लीजिए, हाँ। ठीक है, तो हम्म। उसी में राहु है, मतलब 11th हाउस में 1 नंबर है और फिर हम ये उसमें देखेंगे राहु है। कि ये चेक करेंगे कि वो डेबिलेट तो नहीं है। एरीज में शायद डेबिलेट हो जाता है। हाँ, इसीलिए पूछा। ठीक है। तो लेकिन वो नेचुरल हम्म, हाउस में एग्जॉल्ट का रिजल्ट दे रहा है ना, तो वो एक मिला जुला रिजल्ट दे देगा वहां पे। अच्छा, ऐसे मतलब बहुत ऐसे बुरा प्रिडिक्ट कर रिजल्ट सकते हैं। मिलेगा। हाँ। ओके ओके। एक ना, जब कुंडली हम ऑनलाइन देखते हैं उसमें नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस भी आते हैं, बट अगर हम हाँ, कुंडली में वैसे प्रिडिक्ट करते हैं तो हम इनको नहीं लेते, तो इनका क्या यूज होता है? इनका कोई यूज नहीं होता। ये मतलब इनसे कोई मतलब नहीं होता? कोई मतलब नहीं होता। ओके। और हम कहते हैं मून और मरकरी एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता मून और मरकरी अगर साथ है। हम्म। है ना? हम्म। तो अगर मून और मरकरी किसी हाउस में साथ हैं, ठीक है, हम्म। उनके साथ जुपिटर और वीनस भी हैं, तो इनका क्या रिजल्ट आएगा अगर एक ही मतलब हाउस में चारों बैठे हुए हैं? तो मैंने आपको बताया, पहली चीज तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि सारे बहुत हम्म सारे प्लैनेट इकट्ठे आ गए एक ही हाउस में। ठीक हम्म है। उसके बाद हम वही साइन देखेंगे, सारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, वो एक दूसरे से एंटी तो नहीं है, डिग्रीज चेक करेंगे। ठीक है। हम्म उसके बाद रही बात हम्म मून और मरकरी की, तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी शायद कि मून मरकरी से एंटी क्यों है। क्योंकि वो वो उसकी तो, स्टेप चाइल्ड है हम्म, जुपिटर का। हाँ तो है जी। वो मून का सन ही, इस टाइप हम्म, स्टोरी है, तो बेसिकली इसलिए नहीं बनती। ओके। तो मतलब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं अगर किसी के चार्ट में ऐसा है तो? रेमेडी, ओके, वो रेमेडी भी फिर आपको डिपेंड करेगा निकालनी ना। पड़ेगी कि हाँ, हाँ, हाँ क्या प्रॉब्लम कर रहा है वहां पे। या फिर आप हिट निकाल सकते हो केपी से। ओके। अगर हिट्स का देखा जाए तो हिट्स का क्या हिसाब होता है, मतलब हिट्स किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और हिट्स से क्या फायदा होता है जब हम उनको हिट्स को मतलब हम्म। तोड़ देते हैं? ठीक है। तो हिट से ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी इंसान को बैंक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम, वो कहता है मेरे पास लिक्विड कैश तो आता है लेकिन मैं बैंक बैलेंस नहीं बना पा हम्म रहा उससे। ठीक हम्म हम्म है। तो हम्म अब हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस का हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस। हम्म ठीक है। हम्म अब हम एक प्रोसेस है, एक हम्म क्या कहते हैं उसको, मैथमेटिकल एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे। हम्म, ठीक है। ओके। वो केपी हम्म का प्रोसेस होता है। उसमें हम वो पूरा हम्म निकालेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे मैनुअली। उसमें देखेंगे कि हम्म सेवन सेकंड हाउस में किसका हिट आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए राहु का हिट आ रहा है, जिसकी वजह से उसको हम्म एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वहां पे राहु की रेमेडी ओके करवा देंगे। ओके। तो केपी का हम मतलब हम कुंडली करना है से, वहां पे, वो अच्छा, हम उसका हिट ब्रेक कुंडली हो गया। से, हम्म। ओके, हम हम्म।
कुंडली से, किसी भी इंसान की कुंडली से उसके घर का वास्तु भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में ही होता है सारा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। मतलब हर हाउस की अपनी एक डायरेक्शन होती है? अपनी एक डायरेक्शन होती है। ओके। तो मतलब फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट। ओके। थोड़ी तो मतलब नॉर्थ। अगर हम कुंडली, ओके, अगर कुंडली में हम डायरेक्शंस चेक कर रहे हैं और हमें कुंडली में मतलब जैसे ये प्लैनेट्स हैं, हमें कुंडली में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे हैं, तो क्या हम अपने घर का वास्तु ठीक करके कुंडली में वो प्लैनेट्स बैलेंस कर सकते हैं? वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे उससे। अम, मतलब हाँ, वही घर का अगर वास्तु उस हिसाब से कर लें तो वो कुंडली में बैलेंस हो जाएंगे ना अपने आप? बेसिकली बेसिकली कुंडली हो, वास्तु हो, या कुछ और भी हो, वो बेसिकली हमारे तो ब्रेन पे इम्पैक्ट कर रहा है ना। है अ, ना। तभी पूजा तो हम वो मैम चीज कह रहे हैं, हाँ जी। हम्म। तभी तो हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। ओके। तो जो ब्रेन पे हम्म। इम्पैक्ट कर रहा है, घर घर की एनर्जीज ठीक कर ली, वहां से वो ठीक हम्म। हुआ, हम्म। बैलेंस एलिमेंट्स तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। फिर क्या कोई कुंडली या फिर वास्तु का कोई दोष इम्पैक्ट करेगा? नहीं। नहीं। पूजा मैम कह रही है मुझे भी गाइड कर दो, नाइन्थ हाउस में क्या हो रखा है। आप कुंडली भेज दीजिए पूजा जी। उन्होंने पूरा भेजा है अपना। वी विल लेट यू नो। आप डीएम हम आपको करिए आराम बताते हैं से। बाद में। हम जिस दिन फ्री सेशन लेंगे ना यहाँ पे, आप जरूर आइए, उस दिन कर देंगे आपका ये। हाँ, और क्या कहते हैं, कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे योनि होती है, तो हम्म। योनि से मतलब योनि हमें बताती क्या है? कुछ लोग कहते हैं पिछले जन्म में तुम ये थे, या योनि जो भी होगी उसके यही उससे रिलेटेड तुम्हारे ट्रेट्स होंगे। बिल्कुल ये सही है कि योनि से रिलेटेड हमारे ट्रेड्स होंगे, बट वो इसलिए होंगे कि हम हम्म। लास्ट जन्म वो करके आए हैं। हम लास्ट जन्म में तो वो, मतलब उस बन जन्म के से आए? आए हैं हम यहाँ पे। हाँ, उस जन्म से हम इसमें ओके। आए हैं। तो हमारे अंदर वो ट्रेड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हम्म। योनि है अश्व, घोड़ा है किसी हम्म। की, तो वो उस योनि से आया है ना, तो वो बंदा आपको नेचुरली बहुत एनर्जेटिक दिखेगा। दूर से ही आप देख सकते हो ओके। कि उसके अंदर भाई बहुत फुर्तीला इंसान है, बहुत एनर्जी है। हम्म। रैबिट अब है, जैसे कोई, हाँ, रैबिट है या सौम्य मूषक भी होती हैं प्लैनेट। बहुतों के यहाँ। हाँ, सौम्य है। ठीक है। हम्म। उसका हम्म। बेसिक नेचर क्या है, आप ये देख लो ना कि जिस भी एनिमल का है वो सॉफ्ट है। इंसान के ओके। अंदर भी नेचुरल ट्रेट सॉफ्ट होंगे। ओके। और एक होता है मतलब उसको क्या कहते हैं, जो मनुष्य होता है, और वो, गण। हाँ, गण। गण होते हैं वो। हाँ, हाँ, मनुष्य मनुष्य और वो, गण, उनसे राक्षस क्या गण होता और है? देवगण। और तो देवगण। बेसिकली इनका मतलब ये होता है कि जो देवगण वाले लोग होते हैं, दे हम्म। आर सेंट लाइक पीपल। ठीक है। हम्म। सबसे बन हम्म। जाएगी इन लोगों की, सबसे अच्छा। बना के रखेंगे। मतलब किसी को ना हम्म। नहीं बोलेंगे कभी जिंदगी में, ना बोलना नहीं आता होगा, परोपकारी होंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। वैसे ही हम्म। मनुष्यगण, दोनों ट्रेड्स हम्म। होंगे उनमें, जहाँ पे मतलब दोनों बैलेंस न्यूट्रल। और ओके। राक्षस गण वाले लोग होंगे, उनके लिए हम ये बोल सकते हैं कि देव मतलब काफी कनिंग लोग, जो जिनको अपने काम निकलवाने आते हो। मतलब नाम से ही प्रेडिक्ट हो रहा है ना, राक्षस गण। हम्म। तो तो इसमें मतलब जब हम शादी की मैचिंग करते हैं तो ये भी कहते हैं ना कि देवगण वालों की मनुष्यगण वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बनेगी नहीं, वो सात्विक होंगे और ये लड़ने वाले होंगे। एक हेलो। मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि मनुष्य गण वाले की राक्षस गण वाले की देवगण देवगण वालों को वालों की शादी नहीं राक्षस। करना। देखो ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि 36 गुण हम्म। मिलने भी जरूरी नहीं होते। एक दो चीजें होती हैं, हम्म। वो जरूर देखो। उसके अलावा हम्म। कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या राक्षस गण वाला इंसान है, क्या वो बना के नहीं रखेगा? जरूरी थोड़ी ना है। उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, अब और ये सेल्फ जेके शर्मा जी सेंटर्ड बोल कोई रहे हैं। इंसान है, हम्म।
तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? इ- एक्चुअली वो आजकल ऐसे ही चाहिए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं आती ना, तो फिर लगता है हम्म। कि अरे ये तो सेल्फ सेंटर्ड खराब लोग ही होते हैं। क्यों खराब होते हैं? वो अपने बारे में अब सोच रहा है, वो अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहा है, प्रॉब्लम क्या है? हम्म। ये पूछ रहे हैं, अधिकतर कुंडली में देखा है कि रेट्रो जुपिटर शादी होने में बहुत प्रॉब्लम करता है, वो सिक्स्थ में हो या सेवेंथ में हो या फिर ट्वेल्थ में। हाँ, क्योंकि लड़की कुंडली में जो हम्म जुपिटर होता है वो हस्बैंड होता है, और अगर वही रेट्रो हम्म हो जाए, हम्म बेसिकली देखो, मैं तो रेट्रो को भी खराब नहीं मानती। हम्म। रेट्रो का मतलब ये है कि आपको ना पास्ट लाइफ से उसकी एनर्जीज कुछ ज्यादा ही मिल गई हैं, अब आप उसको संभाल नहीं पाओगे। जो भी प्लैनेट ओके। आपकी कुंडली में रेट्रो हो जाता है, उसका मतलब होता है कि आपको पास्ट लाइफ से वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिली है, और वो बहुत ज्यादा मिल गई है अब ना, एक्सट्रीम मिल अच्छा गई वो। अब आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो अच्छा। इसलिए देख लेना, जुपिटर, सॉरी, जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है, मान हम्म लीजिए जुपिटर रेट्रो होगा, वीनस रेट्रो, आप उस काम को 70 बार करोगे अपनी लाइफ में, एक ही काम को। अगर ओके। जुपिटर है तो नॉलेज का कारक होता है, तो वो हम्म इंसान दुनिया भर की नॉलेज लेके भी कहेगा मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। ओके वैसे ही वीनस रेट्रोग्रेट हुआ, मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाएगा, उसके बाद भी कहेगा मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा। ओके। तो कुंडली एनर्जीज से हम वहां एक्स्ट्रा है। मैरिटल अफेयर कर सकते हैं। देख, मैं पर्सनली, जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, या फिर कोई आके ये पूछता है कि मुझे उसके बारे में जानना है कि शी इज लॉयल और नॉट, मैं ये प्रिडिक्शंस करती ही नहीं हूँ, तो मैं उस पर बात हम्म। नहीं करूंगी। ओके। तो एक तो होता है रेट्रो और एक हम्म। होता है कंबस्ट। हाँ, तो है ना, तो ये कंबस्ट क्या होता है। कंबस्ट होता है कि जब सन के आसपास कोई प्लैनेट है और वो इतनी क्लोज डिग्री में है कि अब वो प्लैनेट हम्म। जल गया है, अब उस प्लैनेट अच्छा। के एट्रीब्यूट्स ना खत्म हो गए हैं, या कम ही हो गए हैं लगभग। खत्म तो हम्म नहीं हम्म होते किसी प्लैनेट के, हम्म। तो कम हो गए हैं। जैसे मान लो ओके। सन और वीनस बहुत क्लोज कंजक्ट हो रखे हैं, ठीक है, हम्म क्लोजली, हम्म मतलब उसको कहते हैं कि 10 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए या 7 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए तो ठीक है। हम्म दोनों के बीच में 7 या 10 का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं हम्म दूसरे प्लैनेट को कम्बस्ट माना जाता है। तो उसमें क्या, हम्म उसके जो भी ट्रेट्स होते हैं उस प्लैनेट के, जो कम्बस्ट हो रहा है सन की वजह से, उसमें हम्म कमी आ हम्म। जाती है। ओके। मान लो मतलब सन की वीनस रोशनी में कम्बस्ट हो रहा उधर है, जाते हैं। हाँ, हम्म वीनस कम्बस्ट हो रहा है सन के तेज से बेसिकली, तो हम्म रिलेशनशिप, मनी, हम्म। ये सब अफेक्ट होते हैं लाइफ में। ओके, जो जो वीनस देता है वो हाँ, अफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी प्लैनेट जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है उसमें कमी हम्म। आ जाती है। ओके। तो और जितना वो अम, डिस्टेंस में रहेगा ना, हम्म। जैसे 60 डिग्री 10 डिग्री से ऊपर रहेगा, तो ये इसमें फिर कम्बस नहीं होता। फिर वो कम्बस दिखा भी रहा अच्छा, हो तो कम्बस माना नहीं जाता वो। तो इफेक्ट नहीं आते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20, बट नहीं आता। ओके। एक होता है शनि की उल्टी और सीधी चाल, शनि वक्री हो गए, और मतलब शनि के लिए बकरी तो वही बहुत कुछ कुछ कहा जाता रेट्रो। है। हाँ, रेट्रो हो गए। और मतलब इनकी सीधी चाल अलग है, उल्टी चाल अलग है, मेनली और प्लेनेट से ज्यादा इन पे एम्फेसिस ज्यादा दिया जाता है। तो देखो, रेट्रो तो सारे प्लेनेट ही वो होते हैं होते ना। हैं, हाँ, बट इनको मतलब बहुत एम्फेसिस दिया जाता है ना, क्योंकि इनसे सब डरते हैं, शनि से। वो इसलिए दिया जाता है कि शनि कभी भी रेट्रो हो जाता है ना, वक्री हो हम्म जाता है, तो उसमें क्या है कि हम्म। वो इंसान किसी से बना के नहीं रखता सोसाइटी में। वो कहता है कि अच्छा। मेरा काम है ना, तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तुम छोड़ो, हम्म। मैं कर लूंगा खुद। तो उससे ओके क्या है, रिलेशनशिप हैम्पर हो रहे हैं ना फिर उससे। तो ओके ओके ओके। ऐसा हो जाता है कि इसलिए उसको खराब माना जाता है कि वो सोसाइटियल नहीं होता, और वैसे भी वो सोसाइटी वाला प्लैनेट ही नहीं है। नहीं, वो जो तो। सोसाइटी के बारे में सोच के चले वो प्लैनेट ही नहीं है, तो जो सोसाइटी में नहीं चलता उसको खराब बोल दिया जाता है। ओके। हाँ हाँ, ये क्या पूछ रही हैं। ओके, तो
एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो इनका क्या होता है कि इस मतलब उस पे ग्रहण लगा है, कई बार बोलते हैं कि आपके कुंडली में ग्रहण है, तो ये ग्रहण वाली स्थिति कौन सी होती है? ग्रहण वाली होती है कि जिसमें राहु केतु आ जाते हैं ना किसी प्लैनेट के साथ, जैसे सन अच्छा। सन और राहु साथ में आ जाते हैं तो वो पितृदोष भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पितृदोष इससे पता चलता है। हाँ, पितृदोष ऐसे पता चलता है जब आपकी कुंडली में सन और राहु इकट्ठे होते हैं, दैट इज पितृदोष, किसी भी ओके। हाउस में हो। ठीक है। ऐसे और ही हर मतलब। एक प्लैनेट को कंजक्ट हो जाते हैं ना जब, जैसे सैटर्न राहु, राहु केतु अभी पूछ रहे थे, सैटर्न केतु, हम्म। तो ये सारे ना, हम्म। कोई कोई विष योग है, कोई प्रेत योग है। तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि इंसान का, जैसे सैटर्न मून है, ठीक है, विष योग बोला जाता है उसको। उसमें क्या है, इंसान का मन कच्चा हो जाता है बहुत ज्यादा। इंसान का मन को इतना, क्योंकि सैटर्न है ना, मन को खत्म कर देगा वो, तब देगा उसे कुछ। ओके। विष योग को शिव शक्ति योग भी बोला जाता है, तो इसको शिव शक्ति योग क्यों बोलते हैं? नो आइडिया। मुझे सिर्फ इतना है कि उसको विष योग बोला जाता है बिकॉज वो हम्म। आपके मन पे बहुत हैम्पर करता है। वो ओके। मतलब विष की तरह ही आपके मन को बहुत हैम्पर करता है, इसलिए। और मेरे को ऐसा मानना है कि किसी भी कंजक्शन को मैं कोई नाम नहीं देती कि किस हम्म। कंजक्शन को कोई नाम दे दो। आप बस इतना ओके। देखो कि दो प्लैनेट साथ में हैं, जो भी है उनकी हम्म। बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं और वो कैसा रिजल्ट दे पा रहे हैं। ओके। तो मेन सारी कहानी जो है वो प्लैनेट्स की है, राशियों की है, और वो क्या बैठे हैं उनके एग्जैक्टली exactly. एट्रीब्यूट को मिला के तब प्रिडिक्शन देते हैं, है ना? बिल्कुल। हम्म। ओके। सो अगर कोई इंसान ये पूछ रहा है कि मतलब मेरे बेटे के लिए, अब उसका जो बच्चा है वो अभी स्कूल में है, तो उसकी हम्म। एजुकेशन कैसी रहेगी आगे, वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब हम्म। ये जो उसकी एजुकेशन से और लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये हम कुंडली में किस किस हाउस से प्रेडिक्ट करेंगे? फिफ्थ हाउस। हम्म। फिफ्थ हाउस देखो, उसकी एजुकेशन आपको पता चलेगी। इससे चाइल्ड चाइल्ड का भी पता चल जाता है कि बच्चे कैसे होंगे आपके, नेचर, अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं। आप उसके लिए आप बच्चे की कुंडली देखो, लेकिन आप जैसे कोई कोई अनमैरिड है, उसको उसको ये पता हम्म। करना है कि उसके बेबीज कैसे होंगे, कैसे माइंडसेट कैसा होगा, तो आप उसको एक जनरल प्रिडिक्शन फिफ्थ हाउस से भी दे सकते हो। बाकी एजुकेशन इज हम्म। फिफ्थ हाउस। ओके। तो मतलब फिफ्थ हाउस से पता चल जाएगा कि बच्चे की एजुकेशन क्वालिटी कैसी चेक कर रहेगी। लो। हम्म। अ, क्या चेक कर लो? क्वालिटी चेक कर लो वहां पे, फिफ्थ हाँ हाउस हाँ, में सारी ओके। चीजें जो मैंने बताई है उसका एक्यूमुलेट करके। और अगर किसी की मदर के बारे में देखना होता है तो हम फोर्थ हाउस देखते हैं, हाँ। है ना? हम्म। अगर फोर्थ हाउस में मीन्स लियो है, ठीक है, तो ठीक है। क्या मदर मतलब ओवर एग्रेसिव और वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होगी, वाली है? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, अथॉरिटेटिव होंगी। हम्म। और और उसके मैनिपुलेटिव बाद, भी होंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, सन मैनिपुलेट नहीं करता, सन राजा है। नहीं होता ना। हम्म। नहीं। ओके। तो मतलब जो जो हाउस जिससे बिलोंग करता है, हम उसमें उसके प्लैनेट्स और उसकी जो राशि बैठी है वो देख के हल्का फुल्का नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब जनरल पहले चीज राशि, बता सकते हैं कि पहले राशि, फिर प्लैनेट। देन प्लैनेट हम्म। सिटिंग इन, डिग्रीज, हम्म। कंजंक्शंस, ठीक है, एंड सो हम्म। ऑन। डिग्रीज कैसे चेक करते हैं? डिग्रीज भी चार तरीके की होती हैं कि लाइक 0 to 10 है, 0 to 5 है। हम्म। तो वो हम्म। चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, इसलिए 2 डिग्री हम्म। के प्लैनेट को बोला जाता है कि बिल्कुल ही बॉर्न हुआ हुआ ना, अभी उसको पता नहीं है ज्यादा कुछ। हम्म। फिर देन अगली स्टेज आती है, जब जैसे बच्चों बच्चों का आप ये लगा लो ना, एक छोटा बच्चा है जिसका बॉर्न, जिसका हम्म। बर्थ हुआ है, ठीक है। हम्म। अब वो थोड़ा टीनेज में है, हम्म। ठीक है, और अब फिर वो एडल्ट हो जाएगा, ओके। और फिर वो ओल्ड हो जाएगा। ये चार फेजेस होते हैं हम्म। किसी भी प्लैनेट की डिग्रीज के। हम्म। तो ऐसे डिपेंड करती है, और सबसे अच्छा माना जाता है कि वो कुमार अवस्था यानी कि टीनेज में हो या फिर वो एडल्टहुड में हो। ओके, तो सबसे बेस्ट होता है। हाँ, फिर वो एक्टिव रिजल्ट दे रहा है ना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्टिव तो अपने टीनेज और अपने एडल्ट में ही होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तब हम्म। भी नहीं एक्टिव होते और ओल्ड एज में थोड़ा ऑब्वियसली नहीं होते। नहीं होता।
तो यानी कि हम किसी की कुंडली देख के उसके ओवरऑल लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि बिल्कुल। आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। कई बार होता है एक्सीडेंट्स भी कुंडली में पता चल जाते हैं क्या? वो वो भी प्लानिटरी पोजीशंस के उस पे ही डिपेंड करता है कि ये पोजीशन होती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ये आप उससे चेक कर सकते हो। जो हमारी वो होती है, जो प्लैनेट्स हमारे रोज चेंज हो रहे हैं, हम्म हम्म हम्म। ललित कुंडली या फिर उससे व्हाट यू कॉल इट, नाम दिमाग से निकल गया। तो जो हमारे जो प्लैनेटरी डेली आती है। पोजीशंस, हाँ, रोज चेंज हो रही है ना, उसमें हम ये चीज दिख सकती है। या फिर ये भी हो सकता है, मान लो किसी के 8वें घर की महादशा चल रही है, हम्म हम्म। तो हाँ, वो किस लेवल का होगा, क्या होगा, वो देख सकते हैं। फिर वो चेक किया जा सकता है बेसिकली। ओके। अच्छा, ये दशाएं महादशाएं क्या होती हैं? महादशा होती है कि वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी का होता है कि अभी हमारी किसकी विमशोत्री दशा चल रही है, मान लो कौन से प्लैनेट की चल रही है। मान लो किसी की हम्म मून की महादशा चल रही है, तो सबसे हम्म। ज्यादा इम्पैक्ट उस पे वो करेगा, वो हाउस उसका एक्टिव हो जाएगा जहां पे भी मून प्लेस्ड है या मून की राशि ओके। है। ठीक है, दो चीजें हम्म। एक्टिव होंगी, मून ओके। की राशि वाला हाउस और मून जहां हम्म प्लेस्ड है वो वाला हाउस। हम्म ये दो चीजें एक्टिव होंगी महादशा में। हम्म फिर आते हैं अंतरदशा। हम्म अंतरदशा में होता है जैसे कोई भी प्लैनेट, अब मून की दशा है, ठीक है, पहले आएगा मून में मून, हम्म वो एक सीक्वेंस होता हम्म है, मून में मून, मून में जुपिटर, मून में सन, मून में राहु, हम्म मून में केतु, सारे हम्म प्लैनेट्स की बारी आती है, तो वो होगी हम्म। अंतरदशा। ओके। ज्यादा इम्पैक्ट क्या डालती है, अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा? महादशा, महा। ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरे हाउस को एक्टिव कर देती है। ओके। तो जो महादशा आती है वो डिपेंड करती है, मतलब वो किस हिसाब से चलती है? जैसे शनि की महादशा आई तो वो कितने टाइम तक चलेगी? उनका एक टाइम पीरियड है, जैसे जुपिटर की हम्म। 16 साल, ठीक है, केतु की उनके छह अगर महा। साल ओके। ये प्री डिफाइंड है, ये इतना ही होता है, ये कुछ चेंज नहीं हो सकता। 16 है, ओके। जुपिटर की 16 साल की ही महादशा होती है। ओके, अगर वीनस की दस जुपिटर साल की की महादशा दशा, ही होती है। अगर सॉरी। किसी बच्चे की पैदा होते टाइम पे जुपिटर की महादशा चल रही है तो उसके 16 साल तक, मतलब जब वो 16 ईयर्स तक हाँ, का होगा तब तक जुपिटर ही चलेंगे। बिल्कुल। उसके अंदर अंतरदशाएं, हम्म। प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो चलेगा ओके। वो जुपिटर का ही रहेगा, जुपिटर की महादशा। और हम इससे ये एक चीज और प्रिडिक्ट कर सकते हैं महादशा से, कि जो भी हम्म जिस महादशा में कोई बच्चा पैदा हुआ है, मान लीजिए कोई हम्म केतु की महादशा में पैदा हुआ है। केतु हम्म की महादशा वैसे बोला जाता है कि मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छी नहीं जाती है। उसके लिए उसका रीजन होता है कि जो केतु है वो हमारे पिछले बहुत सारे लाइफ के, बहुत जितने भी हमने बर्थ लिए होंगे, जो हमें याद भी नहीं है, हमें पता भी नहीं हम्म है, वो सब का हम्म। एक्यूमुलेशन है। जब केतु रिजल्ट ओके। देते हैं ना, तो हमें पता नहीं पिछले कई सारे पास्ट लाइफ्स का हमें रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान पाप नहीं किया हो किसी ने। तो तो जितने इसलिए केतु पेंडिंग की कर्मास होते महादशा, हैं हाँ, ये सारे नहीं पेंडिंग होती। कर्मास इकट्ठे आते हैं आपकी केतु की महादशा में। अब मानिए ओके। किसी का जन्म ही केतु की महादशा में हुआ है, तो आप ये हम्म। प्रिडिक्शन और कर सकते हैं कि ये बंदा, ये बच्चा आया कहाँ से है, कौन से जोन से आया है। वो केतु की महादशा में पैदा हो रहा है, दैट मीन्स वो केतु के जोन से आया है। जुपिटर हम्म की महादशा में पैदा हुआ बच्चा जुपिटर, तो आप उसको कुंडली हम्म पे भी लगा के देख लो, कहाँ केतु बैठा है, कहाँ पे जुपिटर है, हम्म ऐसे। हम्म। ओके। तो मतलब सारी चीजें हम एज इट इज कुंडली से बता सकते हैं, मतलब पूरा एक तरह से रोड मैप भी तैयार करके दे आप सकते हैं जो बच्चे को। चाहो वो बता सकते हो कुंडली से, जो चाहो। और इन डीप एनालिसिस हो जाती है। बिल्कुल डीप एनालिसिस हो जाती है। ओके। आजकल जो है मतलब एक फाइनेंशियल कुंडली अलग चल रही है, मतलब प्रिडिक्टिव अलग है, फाइनेंशियल अलग है। तो क्या ये दोनों हम्म। अलग अलग होती हैं कि शेयर मार्केट के लिए भी अगर किसी को कुछ लेना है तो प्रॉपर मुहूर्त निकालते हैं, कुंडली दिखवाते हैं, मतलब रोज की रोज? तो ये क्या मतलब ये चीजें भी कुंडली से पता चल देखो, जाती हैं? बहुत ज्यादा जो लोग इन सब चीजों को मानने लग जाते हैं, तो वो हर दिन का मुहूर्त निकलवाने लग जाते हम्म हैं। हम्म जबकि हर दिन का मुहूर्त निकलवाने की जरूरत क्या है, लेकिन हाँ, उसमें ये निकाल सकते हैं हम हर दिन ना, रोज
एक हम्म टाइम पीरियड होता है हमारे पूरे दिन का जिसमें राहु काल बोलते हैं जिसे। आप वो हम्म राहु काल जरूर चेक करें। अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट दिन है, मान लीजिए कल आपकी शादी की डेट निकल रही है, हम्म। तो आप वो राहु काल जरूर चेक कर लें कि कब पड़ रहा है। आप उस टाइम पे ना निकलवाएं। ओके। उसके और अलावा एक और पूरा दिन ठीक है। ओके, एक और चीज होती है दिशा शूल, जिसे कहते हैं कि इस दिन उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, इस दिन उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ये भी क्या ऐसा सच होता कुछ है? नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। ओके। और ये जो मुहूर्त वाला पैटर्न है कि मुहूर्त निकालना, तो ये मुहूर्त किस हिसाब से होता है? मतलब ऑस्पिशियस टाइम पूरे दिन का, कि हाँ, इस काम के लिए ये टाइम सबसे ऑस्पिशियस रहेगा। बिल्कुल। ओके, तो ये वर्क करते हैं, मतलब उस टाइम की एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है नॉर्मल टाइम से बिल्कुल। उस काम के लिए हाँ, पर्टिकुलर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बोला ना कि शादी का मुहूर्त निकलवाना है तो राहु काल को एक्सक्लूड करें। क्योंकि अगर आपने ओके। उस काल में निकलवाया, ऐसा थोड़ी ना कि शादी का मुहूर्त नहीं निकलेगा। शादी का मुहूर्त तो निकल जाएगा, बट वो शुरुआत वहां से हुई ना, राहु काल से, जिसको हम एक्सक्लूड हम्म। करते हैं जनरल लाइफ में भी। क्योंकि हम्म वो हम्म बेसिकली इतने ज्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करने वाला प्लैनेट है। हम्म तो इसलिए हमको उसको नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं ना, राहु को बैलेंस रखो, केतु को बैलेंस हम्म। रखो, इसीलिए कहा ओके। जाता है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ लाइव थैंक यू करके सो मच। बहुत सारी नॉलेज पता चली कुंडली के बारे में, और आगे भी ऐसे ही आप नॉलेज देते रहना। ओके। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे को बुलाया, निकाल के टाइम। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड ओके नाइट, बाय। एवरीवन, थैंक यू फॉर joining. Bye bye.